हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टांग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर फर्स्ट जिसका नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसके अंतर्गत आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सारा सिलेबस कवर किया था, और अब क्योंकि एग्ज़ाम का समय है इसलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके पेपर का जो पैटर्न है मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। उसमें आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा अभी तक की गाइडलाइन के अनुसार, और सेक्शन ए में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 क्वेश्चंस होते हैं। हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन लगभग दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और इसका आपको 20-25 शब्दों में इनका आंसर दिया जाना होता है आपको, और ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस कहलाते हैं और सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी होते हैं। तो चलो हम आज देखते हैं इसके जो आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन ये आता है, उसके अंदर हम आज पहले भाग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है डिफाइन प्लांट टैक्सोनॉमी, अर्थात प्लांट वर्गीकी को परिभाषित कीजिए। तो प्लांट टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टैक्सोन या टैक्सिस जिसका मतलब होता है ग्रुप या वर्ग, एंड दूसरा शब्द है इसका नोमोस जिसका मतलब होता है नेम का नाम देना या टू नेम। तो प्लांट टैक्सोनॉमी इज द branch of botany which deals with the study of plants identification, nomenclature and classification, अर्थात पादप वर्गीकी बॉटनी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लांट का नामकरण किया जाता है और प्लांट का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हु गेव द टर्म टैक्सोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन विच बुक। तो एपीडी कैंडोले, जिसका आपने नाम अपने स्कूलों में भी, स्कूल की क्लासों में भी सुना होगा, तो एपीडी कैंडोले जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा की जो बुक है थ्योरी एलिमेंटेर डी ला बॉटनिक, इंग्लिश में जिसे हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, जो कि 1813 में लिखी गई थी, उसके अंदर इस टर्म को प्रतिपादित किया था। मतलब टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोले के द्वारा दिया गया और उन्होंने पहली बार अपनी बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी उसमें इसको प्रतिपादित किया था, इस बुक में उसको मेंशन किया था। हमारा अगला प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट एंड हाईली इवॉल्व ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन दिस प्लेनेट। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बड़ा प्लांट ग्रुप कौन सा है और हाईली इवॉल्व सबसे ज्यादा विकसित प्लांट ग्रुप कौन सा है। तो उसका आंसर है एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये एंजियोस्पर्म जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो एंड स्पर्म्स। एंजियो का मतलब कवर्ड और स्पर्म्स के मतलब सीड, जिसके अंदर ये वे पादप है, वे प्लांट है जिसके अंदर सीड जो है वो कवर के अंदर अर्थात फ्रूट के अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर रहता है, और एंजियोस्पर्म में को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो इस प्लैनेट पर सबसे जो लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप है वो एंजियोस्पर्म है, और अभी तक 3 लाख स्पीसीज एंजियोस्पर्म प्लांट की अभी तक नोन है, रिपोर्टेड है। हमारा अगला प्रश्न है हु इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ बॉटनी एंड व्हाई। तो थियोफ्रास्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स एंड इटियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स, और इस जो उन्होंने जो बुक लिखी है इस बुक में उन्होंने प्लांट्स के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया था और प्लांट्स के बारे में जानकारी दी थी। इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स का मतलब हुआ प्लांट्स के बारे में जानकारी, एंड इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स का मतलब प्लांट्स के लक्षण। तो उन्होंने 2 बुक लिखी थी इस नाम से, और इसलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ थियोफ्रास्टस प्लांट क्लासिफिकेशन। थियोफ्रास्टस के द्वारा जो प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया गया था, जो कि पुराना क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है,
उसका आधार क्या था। तो थियोफ्रास्टस ने प्लांट्स को उसकी हैबिट, उसकी मतलब जो प्रकृति है उसके आधार पर तथा संरचना के आधार पर उनको हर्ब, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज में क्लासिफाई किया था। हर्ब का मतलब अर्थात शाक, शुक, छोटे शुक एंड वृक्ष की कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। ये एक पुराना क्लासिफिकेशन है, सिर्फ उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी हैबिट के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम एक ग्रंथ है, अर्थात एक किताब है, एक बुक है जो कि थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखी गई थी और इसके अंदर उन्होंने इस किताब में 480 प्लांट्स को के बारे में वर्णन किया था पहली बार। तो ये बुक बहुत ही एक प्रसिद्ध बुक थी। हमारा अगला प्रश्न है हु इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड वाई। तो वर्गीकी के जनक किसे कौन कहे जाते हैं और क्यों। तो कैरोलस लीनियस जो है वो वर्गीकी के जनक कहे जाते हैं, जो कि एक महान स्वीडन नेचुरलिस्ट थे, प्राकृतिक विज्ञानी थे। और उनको क्यों कहा जाता है टैक्सोनॉमी का फादर, क्योंकि उन्होंने पहली बार बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट की जो द्विनामकरण पद्धति है नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसको लार्ज स्केल पे अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था और उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो इस जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है उसको सबसे पहले गास्पर्ड बोहिन ने यूज़ किया था पहली बार अपनी जो बुक है पिनेक्स, जो कि 1623 में लिखी गई थी। तो पहली बार शब्द को तो इन्होंने गास्पर्ड बोहिन ने यूज़ किया था, लेकिन कैरोलस लीनियस ने पहली बार स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक में इस पद्धति को यूज करके लार्ज स्केल पर प्लांट्स को नॉमेनक्लेचर किया था, उसका वर्गीकरण किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राइट इन शॉर्ट अबाउट जेनेरा प्लांटेरम। तो इस पे भी पूछा जाता है प्रश्न। जेनेरा प्लांटेरम एक बुक है जो कि बैंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई थी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये बुक 1862 से 1893 के बीच में लिखी गई थी। इस बुक के 3 वॉल्यूम है, एक बुक नहीं है ये, इसके 3 वॉल्यूम है और इस तीनों वॉल्यूम में मिला करके 97,205 सीड प्लांट को डिस्क्राइब किया गया। और इनका जो क्लासिफिकेशन है, इन प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है इनका, और जो कि बैंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया। आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बैंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी ये बताया था मैंने आपको कि ये जो बैंथम एंड हुकर का जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, इट वाज गिवन इन द बुक जेनेरा प्लांटेरम, जिसके 3 वॉल्यूम पब्लिश हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये भी बता दें कि बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है और ये बहुत ही प्रैक्टिकली यूजफुल क्लासिफिकेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकी की इकाई क्या है। तो सबसे जो लोएस्ट इकाई है स्पीसीज, जिसे हम जाति कहते हैं, ये इसकी एक इकाई है। अगला प्रश्न इसी के क्रम में, स्पीसीज को परिभाषित कीजिए। तो स्पीसीज क्या है, जाति क्या है। तो इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी both external as well as internal and which are fertile inter se means they breed freely among themselves and produce fertile offsprings. All they collectively constitute a species. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वे सारे सदस्य, वे इंडिविजुअल्स जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में समानता रखते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल जिनकी समानता है, और आपस में जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिनमें सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है और ब्रीड करते हैं और अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे सदस्य मिलकर एक स्पीसीज का निर्माण करते हैं। और ये सबसे लोएस्ट क्लासिफिकेशन की सबसे लोएस्ट इकाई है। देन डिफाइन बायोटाइप। बायोटाइप ये इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसको बायोटाइप को हिंदी में हम जीव प्ररूप कहते हैं। और जीव प्ररूप क्या है। अब स्पीसीज के अंदर भी खूब सारी कैटेगरी है, सब कैटेगरी जिसको हम कह सकते हैं।
तो इस बायोटाइप जी प्रारूप क्या है? These are the local variants among individuals of same species in the same environment. अर्थात एक ही एनवायरमेंट में ग्रो करने वाले एक ही स्पीसीज के वो सदस्य उनमें जिसमें कि कुछ विभिन्नताएं हैं, उसका कारण अभी ज्ञात नहीं है। तो एक ही एनवायरमेंट में ग्रो करने वाले एक ही स्पीसीज के वे सदस्य जिनमें कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। जैसे एग्जांपल है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, क्लोन है, ये इस जीव प्रारूप के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न इसी की कड़ी में, डिफाइन इकोफीन या इकेट्स। इकोफीन इकेट्स को हम हिंदी में परिप्रारूप कहते हैं। और एक ही स्पीसीज के वो सारे सदस्य जो कि कुछ कैरेक्टर्स में, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में विभिन्नताएं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट वातावरण में ग्रो करने वाले एक ही स्पीसीज के वो सारे सदस्य जिसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में असमानताएं हैं, अर्थात विभिन्नताएं हैं, लेकिन वो जो उनकी असमानताएं हैं वो जेनेटिक लेवल पे नहीं है, जीन लेवल पे नहीं है। और तो वो सारे सदस्य मिलके इकोफीन अर्थात पारीज का निर्माण करते हैं, उन्हें पारीज कहते हैं। और एक्चुअल में ये उस पर्टिकुलर वातावरण के लिए एक प्रकार से अनुकूलन है, दे डेवलप द एडेप्टेशंस। देन हमारा अगला प्रश्न है, डिफाइन इकोटाइप। इकोटाइप को हिंदी में हम परिप्रारूप कहते हैं। और ये भी एक प्रकार की इंट्रा स्पेसिफिक या सब कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज है। इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा यह है कि वे सारे इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीसीज के वे सारे सदस्य जिनमें जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में असमानताएं दर्शाते हैं और अलग अलग वातावरण में ग्रो करते हैं। और इनके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं अलग अलग वातावरण में ग्रो करने की वजह से, वो कैरेक्टर्स कैसे हैं? जेनेटिकली फिक्स्ड हैं। तो यहाँ पर इकोफिन में तो क्या होता है कि जेनेटिकली फिक्स नहीं होते हैं, अर्थात ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। लेकिन इकोटाइप में फर्क ये है कि इकोटाइप में डिफरेंट वातावरण में ग्रो करने वाले सदस्यों में जो विभिन्नता आई है कैरेक्टर्स में, लक्षणों में, वो जो विभिन्नता है वो जीन लेवल पर भी फिक्स हो गई है। अर्थात उनमें यदि ऐसे इंडिविजुअल्स को सेम एनवायरनमेंट में वापस ग्रो किया जाए तो उनकी जो विभिन्नताएं वो परमानेंट होती है, वो वापस खत्म नहीं होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इकोटाइप है वो एक प्रकार से इकोलॉजिकल रेसेस को दर्शाते हैं, इकोलॉजिकल नस्ल को दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन की डिफरेंट रेसेस है, जैसे कि निग्रोइड्स है, कॉकेसॉइड्स है एंड मंगोलिड्स है। तो ये सब क्या है? डिफरेंट वातावरण में ग्रो करने वाले एक ही स्पीसीज के वे सदस्य जिनमें कैरेक्टर्स में कुछ विभिन्नताएं हैं और वो जो विभिन्नताएं हैं वो परमानेंट आ चुकी है इनके अंदर जेनेटिक लेवल पर। हमारा अगला प्रश्न है, डिफाइन मोनोटिपिक एंड पॉलीटाइपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस क्या है? वह जीनस जिसके अंदर एक ही स्पीसीज है। आपको यह भी याद होगा कि जो हमारी हायरार्की है, जो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है, उसमें सबसे नीचे की तरफ होता है, मीन सबसे जो लोएस्ट इकाई है वो स्पीसीज है। स्पीसीज के ऊपर वाली इकाई जीनस होती है और जीनस के ऊपर वाली इकाई फिर होती है, उसमें फैमिली होती है, फिर ऊपर से ऑर्डर है और इस प्रकार से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जीनस जो है जिसको हम हिंदी में वंश कहते हैं। अब यहाँ आता है मोनोटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस का मतलब होता है सिंगल, एक प्रकार की, है ना। तो एकल प्रारूप किसे कहते हैं? तो इस मोनोटिपिक जीनस के अंदर ये वह जीनस है जिसके अंदर एक ही स्पीसीज है, जैसे कि गिंगो बाइलोबा। इस गिंगो बाइलोबा के अंदर और कोई स्पीसीज नहीं है। आपको ये भी बता दें कि गिंगो का ये जो किसी भी जो बॉटनिकल नेम है उसका जो फर्स्ट नाम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो होता है वो इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो गिंगो की खाली एक ही स्पीसीज रिपोर्टेड है, ये मोनोटिपिक जीनस कहलाता है। जैसे तो, और दूसरा है नंदिना डोमेस्टिका, इसकी भी एक ही जीनस है, सॉरी एक ही इसकी स्पीसीज है, इसलिए ये मोनोटिपिक जीनस कहलाते हैं। अब उसके विपरीत आता है पॉलीटिपिक जीनस। तो वह जीनस जिसके अंदर एक से अधिक स्पीसीज हो, मोर देन वन स्पीसीज अगर किसी जीनस के अंदर है तो वो पॉलीटिपिक जीनस कहलाता है।
अधिकतर पॉलिटिपिक जीनस ही है, जैसे कि रोज़ा है उसके अंदर करीबन 100 से भी ज़्यादा उसमें स्पीसीज पाई जाती है। बहुत कॉमनली ब्रेसिका जो है उसके अंदर कई सारे, जैसे ब्रेसिका जीनस ये भी एक प्रकार का पॉलिटिपिक जीनस है, जिसके अंतर्गत कई सारी इसकी स्पीसीज होती है, जैसे ब्रेसिका जेंसिया है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। तो ये अलग अलग प्रकार की, ब्रेसिका नाइग्रा है। तो ये ब्रेसिका जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो पॉलिटिपिक जीनस। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण एकेशिया जीनस है, जिसमें एकेशिया में कई सारी कटेचू है, जो इसमें अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती है। तीसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जैसे कि यूफोर्बिया। यूफोर्बिया में कई सारे तो श्रब भी होते हैं, इसके अंदर कई सारे इसमें हर्ब भी, वीड भी होते हैं। तो यूफोर्बिया हिर्टा है, यूफोर्बिया पल्चीरिमा है, जो कि आपने प्रैक्टिकल में किया है ना। तो ये सब इसमें पॉलिटिपिक जीनस के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोनोटिपिक फैमिली। तो एकल प्ररूप फैमिली, एकल प्ररूप जो है फैमिली को हम हिंदी में कुल कहते हैं, तो एकल प्ररूप कुल क्या होता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने मोनोटिपिक देखा, तो फैमिली वह फैमिली जिसके अंदर एक ही जीनस हो उसे हम मोनोटिपिक फैमिली कहते हैं। जैसे कि एम्बोरिलिएसी है, उसके अंदर एक ही जीनस है एम्बोरेल, और नेपेंथेसी है, उसके अंदर एक ही जीनस अभी तक ज्ञात है जिसे हम नेपेंथिस कहते हैं। तो बच्चों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस देखी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसको समझ लें और इसको याद कर लें। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।